नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रज्ञा। दर्शकों, वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, क्योंकि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने शरीर को तंदुरुस्त, तो हम अपने जीवन को और भी अच्छा कर सकते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे प्रज्ञा ये क्या बातें कर रही है, तो दर्शकों आज के इस अंक में हम ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर ये बीमारी इतनी गंभीर हो गई है आज हमारे लाइफस्टाइल में, आज हमारे जीवन में, कि इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और दर्शकों, वो कहते हैं ना कि शरीर में अगर ताकत हो तो हमारे मन को भी उतनी ही शक्ति चाहिए, जिससे हम अपनी कठिनाई को, किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। तो आज हम अपने गेस्ट से बात करेंगे हड्डियों की बीमारी यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है दर्शकों, और हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से करते हैं और अपने पहले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अनमोल वचन। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं एक सम्मानित चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र, जो ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में अग्रणी हैं और फिलहाल NMCH में एज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आप कार्यरत हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये ऑस्टियोपोरोसिस है क्या, अगर साधारण भाषा में अगर हमारे दर्शकों को अगर वो जानना चाहें तो। ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर क्यों हो जाती हैं कि जो बोन आपका बचपन से बन करके तैयार था वो धीरे धीरे उसमें रख रखाव होता है, शारीरिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं उसको। उस मेटाबॉलिज्म में कुछ हड्डियां जो पुरानी हो जाती हैं उनको ऑस्टियोक्लास्ट सेल तोड़ती है और ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ये बनने और रिपेयर का जो प्रक्रिया है उसमें अगर बैलेंस नहीं हो, अगर डाइट में कैल्शियम का कमी हो जाए, विटामिन्स का कमी हो जाए, तो आपकी हड्डियां कमज़ोर रह जाएंगी और धीरे धीरे खोखली होती जाएंगी। ये कमज़ोर और खोखली हड्डियां जो हैं जल्दी टूट जाती हैं, इसलिए फ्रेजाइल हो जाती हैं, टूटने वाली बोन हो जाती है। इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो क्यों ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि महिलाओं में ही ये ज़्यादा ये बीमारी होती है? महिलाओं का जो बोन का मेटाबॉलिज्म है वो पुरुष से अलग है जी। इनका जो एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो कैल्शियम को अच्छे से पकड़ के बांध करके बोन में रखता है, मोटा मोटा भाषा में समझिए। लेकिन औरतों में जैसे ही ये मेनोपॉज की एज में जाती हैं, ये इनका हार्मोनल बैलेंस 19-20 हो जाता है, एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है और बोन का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ा जाता है। कैल्शियम उतना अमाउंट में बोन में जा नहीं पाता है, इसके कारण से उनकी बोन कमज़ोर हो जाती है। दूसरी बात है कि महिलाएं जो हैं अपने जैसे बच्चों का निर्माण करती हैं, तो उनका जो कैल्शियम है उनके बच्चों को चला जाता है। खान पान में महिलाएं लापरवाही ज़्यादा करती हैं, दूध नहीं पिएंगी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जिसमें कैल्शियम रहता है वो लेती नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज का अभाव है, हर समय काम का व्यस्तता रहता है लेकिन वो रेगुलर एक्सरसाइज जो चाहिए वो कर नहीं पाती हैं। इस कारण से महिलाओं में ये ज़्यादा कॉमन है। तो क्या ऐसा क्या डाइट होना चाहिए जिससे उन्हें इसमें सहायता मिल सके? डाइट जो है वो मैक्सिमम जो कैल्शियम मिलता है वो आपका मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है जी। बोन के लिए कैल्शियम चाहिए, फॉस्फेट चाहिए जो मिल्क में ही ज़्यादा मिलता है। दूसरा चाहिए प्रोटीन, क्योंकि जो बोन बना होता है उसका ढांचा प्रोटीन का होता है और उस ढांचे में कंक्रीट का काम ये कैल्शियम और फॉस्फेट करता है जी। तो और विटामिन डी जो है सो उसको बनाने का काम करता है। अगर हम इस भाषा में मोटा मोटी बात करें तो ये समझ में आएगा कि एक स्ट्रक्चर है कंक्रीट का जिसमें जो ढांचा है वो प्रोटीन का है और उसमें जो सीमेंट है, बालू है, वो जो है आपका कैल्शियम और फॉस्फेट है जी। और विटामिन डी एक मिस्त्री है जो इसको वहाँ पर बनाता है। अगर इस तरह से आपको रिलेट करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो क्या पुरुषों में भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये बीमारी? बिल्कुल, पुरुषों में भी होता है। उनका हार्मोन एक टेस्टोस्टेरोन होता है जो बैलेंस करता है उसको, तो उसका भी एज के हिसाब से कमने लगता है। प्लस एक्सरसाइज का कमी, डाइट और एजिंग जी। तो ये उम्र का प्रभाव सब मिलकर के होता है, लेकिन महिलाओं की अपेक्षा इसमें काफ़ी कम होता है पुरुषों में। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्या ऐसा है कि सिर्फ बुज़ुर्गों को ये बीमारी होती है? क्योंकि आपने बोला कि ऑस्टियोपोरोसिस
एक ढांचा जैसा बना देता है और वक्त के साथ पता नहीं चलता, काफ़ी दिनों के बाद पता चलता है। तो क्या आज यंगस्टर्स को भी हो रहा है ये बीमारी? यंगस्टर्स को भी हो रहा है। जो बोन डेंसिटी आपका जो बर्थ के समय था, फिर आपका जो आप गेन किया, आपका लंबाई बढ़ा और शरीर का जो आपका विकास हुआ, तो एक मैक्सिमम लेवल जो बोन का डेंसिटी 20 से 30 की उम्र में आपका है जी। लेकिन एक ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका लापरवाही करेंगे, खान पान में कमी होगा और स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहलिज्म है, नशे का आदत हो गया, एक्सरसाइज करना नहीं है, दूध लेना नहीं है, धूप में बैठना नहीं है, तो यंग एज लोग भी प्रभावित हो रहे हैं इससे। जी। तो सर आज हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मना रहे हैं, तो क्या रीज़न था इसको मनाने के पीछे? ऑस्टियोपोरोसिस डे जो हम मनाते हैं बेसिकली अवेयरनेस के लिए मनाते हैं जी। कि समाज को हमको जागरूक करना है कि ये समस्या बड़ी है जी। और समस्या विकराल रूप लेते जा रही है, बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि साइलेंट बोन डिजीज कहा जाता है। साइलेंट का मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आपको है और आपको है, तो इसलिए अब ऐसे बीमारी को समाज में पकड़ने के लिए अवेयरनेस चलाना है, समाज को जागरूक करना है कि सब लोग जाने कि आप जो सुबह से उठकर काम कर रहे हैं और शाम को आपको दर्द बढ़ा हुआ है कमर में, घुटना में, ठेवना से लेकर घुट्ठी से लेकर हर जगह दर्द ही दर्द शाम को हो जा रहा है और आप जानेंगे कि ये ऑस्टियोपोरोसिस के कारण है, तो आप उसको अपने नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे और उससे आप उससे निजात पाएंगे। तो इसलिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने 20 अक्टूबर डेट को चुना है जी। ये सबसे पहले ये यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में 1996 को 20 अक्टूबर को उनका जो नेशनल ऑस्टियोपोरोटिक सोसाइटी है उन्होंने ये दिन को अपना सम्मेलन किया था। बाद में 1997 में इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने इसको अडॉप्ट कर लिया और प्रत्येक वर्ष एक थीम के साथ जन जागरूकता अभियान के तहत इसको मनाया जाता है। इस बार जो थीम है वो है से नो टू फ्रेजाइल बोन। ओके। ये थीम है। इस थीम पर हर जगह पंपलेट और ये प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं इसी तरह के हर जगह पर, सामाजिक स्तर पर, सोशल मीडिया पर और हर जगह पर इसका किया जा रहा है, हर प्लेटफॉर्म पर। और हमको लगता है कि संसार के 90 से 110 कंट्री अभी इस डेट को मना रहे हैं सेलिब्रेशन के रूप में, ताकि पब्लिक में अवेयरनेस इसका बढ़े। सर थीम तो बहुत अच्छा है, से नो टू फ्रेजाइल बोन्स, लेकिन आजकल तो ये बीमारी बहुत आम हो गई है, हर किसी को दर्द रहता है आजकल के ज़माने में। ऐसे में कोई ऐसा सिम्टम है जिससे पता चल सके कि ऑस्टियोपोरोसिस का ये सिम्टम हो, ऐसा कुछ? ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट बोन डिजीज कहते हैं, साइलेंट किलर भी कहते हैं। कोई ऐसा सिम्टम आपको शुरुआत में तो दिखेगा नहीं, लगेगा कि बस ये तो मामूली सा चीज़ है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे जब वो कभी आपको फ्रैक्चर हो गया या अचानक आपको लगने लगा कि मेरा पीठ में दर्द है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये सब से लगेगा कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। और जब डॉक्टर के पास जाएंगे, वो एक्सरे कराएंगे, जांच कराएंगे, तो आपको लगेगा कि ये ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इग्नोर नहीं करना, तो इग्नोर नहीं करना है और जागरूक रहना है कि हम अगर हमारा एज बढ़ रहा है, हम 40 क्रॉस कर गए हैं, 45 क्रॉस कर गए हैं और डाइट और एक्सरसाइज का अभाव है और सुबह से जब हम शुरू करते हैं काम तो दिन तो अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। आपके कंधे में, आपके कमर में, पीठ में, घुटना में, घुट्ठी में, हर जगह दर्द महसूस होने लगा, तो समझिए कि आपका बोन कमज़ोर हुआ है। और इसी कमजोरी को पहचानने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग ये चला रहे हैं, ताकि आप जानिए कि आपका बोन हेल्थ कितना ज़रूरी है। तो जो ये आपने बताया कि ये जो दर्द होता है आपको पता नहीं चलता है, साइलेंट किलर भी इसको बोलते हैं, साइलेंट डिजीज़ भी इसको बोलते हैं, क्या कुछ टेस्ट है जिसे करा करके ये पता चले कि हाँ ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं? हाँ है, बिल्कुल। आप पहला तो है कि आप अवेयर रहें कि इस तरह का सिम्टम हो तो अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास जाएं। वो आपको क्लिनिकली देख करके समझ जाएंगे कि ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसा लग रहा है। वो कुछ टेस्ट कराएंगे, जैसे कि सबसे सिंपल टेस्ट जो है वो एक्सरे है जी। साधारण एक्सरे देख करके कोई भी डॉक्टर जो है वो बता देंगे कि आपका बोन का घनत्व कम है। जो डेंस बोन होता है उसका शैडो फोटो एक्सरे में अलग आता है और जो आपको ऑस्टियोपोरोज बोन है वो अलग दिखता है। आप ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। दूसरा जो हम उसको जो क्वांटिटेटिव मेजर जो कर सकते हैं कि कितना हमारा घनत्व कम हुआ है, तो घनत्व नापने के लिए एक मशीन होता है, उसको बोलते हैं BMD मशीन, बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री।
एक मशीन ये जो है आपको हड्डियों का घनत्व बताता है कि आपका घनत्व कितना है, आपका बोन जो है सो कितना स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा जो है एक डेक्सा स्कैन होता है। तो ये सब जो है क्वांटिटेटिव मेजर हैं कि बताएंगे कि किस लेवल में आपकी ऑस्टियोपोरोसिस है। लेकिन एक्सरे ये बता देता है, साधारण एक्सरे जो कोई भी फिजिशियन या कोई भी डॉक्टर बता सकता है कि आपकी ऑस्टियोपोरोसिस शुरुआत हो गई है, आपका ज़्यादा है कम है, ये बता सकता है। बिल्कुल सर, ये टेस्ट से हम पता कर सकते हैं और सारे ट्रीटमेंट है इसको लेकर के, और वक्त रहते अगर हम इसका इलाज करें तो इससे बचा जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सर हम बात कर रहे थे जो ऑस्टियोपोरोसिस के टेस्ट के बारे में, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है जो गांव दराज के जो लोग हैं, खासकर महिलाएं और बुज़ुर्ग, उनकी इतनी रीच नहीं होती कि वो डॉक्टर्स तक पहुंच पाए। ऐसे में उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, वो कैसे इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं? पहली बात तो है कि उन्हें ये पहचानना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम है जी। तो अगर पहचान लेते हैं तो आधा प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गया। आप अगर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं और तो पहचान खुद करना होगा कि हमको ये बीमारी हो सकता है। और पहचान अपने लक्षण से करेंगे हम कि हमारा उम्र जो है 40-45 क्रॉस कर गया है और ये सब लक्षण है कि पीठ में दर्द, ठोना में दर्द, दिन भर काम करने के बाद शाम को हर जगह दर्द हो रहा है और हल्का चोट पर भी बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ये मानना है कि ऑस्टियोपोरोसिस से आप ग्रसित हैं। और इससे बचना कैसे है, तो आप पहला तो एक डाइट मतलब कि आप भोजन पर ध्यान दें जी। समय पर भोजन लें। दूसरी चीज़ है कि मिल्क रिच प्रोटीन में जो आपका प्रोडक्ट है जैसे दूध हुआ, दही हुआ, इस तरह का चीज़ को आप इग्नोर ना करें, एकदम लें, हर समय लें। हरी साग सब्जियां इस्तेमाल करें, फल हो सके तो उसको इस्तेमाल करें। साथ में आपका बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, अंजीर है, उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, तो कैल्शियम रिच डाइट को लेना शुरू करें। दूसरा चीज़ स्थिर नहीं बैठें, थोड़ा कसरत करें, थोड़ा जो आप टहल सकते हैं, जैसे घर है, दूरा है, आंगन है, उसमें ही टहलिए। और लपक के चलना जिसको ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं उसको चलिए। 2-3 किलोमीटर का टारगेट रखिए, हो सके तो 5 किलोमीटर का टारगेट रखिए कि दिन भर में अगर हम चल लेते हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर आपके आसपास में स्विमिंग का ऑप्शन है, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो डाइट और लाइफस्टाइल से आप बिना डॉक्टर के पास पहुँचे आप अपने ऑस्टियोपोरोसिस का प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और है तो उसका इलाज भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। सर आगे जाना चाहेंगे कि कुछ दवाएं भी अवेलेबल होती होंगी, तो अगर इस तरीके की बीमारी होती है तो कुछ ऐसे कॉमन कि वो ले सकते हैं ऐसी दवा? हाँ, कैल्शियम तो आपको एक जो डाइटरी अलाउंस है कैल्शियम आप रेगुलर लीजिए। दूसरा चीज़ है कि विटामिन डी लेना चाहिए। अगर धूप में आप बैठते हैं जी, आपके अपने शरीर के 50% चमड़ी पर 50 मिनट अगर धूप का एक्सपोजर ले लेते हैं तो आपका विटामिन डी जितना डेली चाहिए उतना बन जाता है नेचुरली। विटामिन डी आपको कहीं से मिलता नहीं बल्कि अपने चमड़ी से मिलता है और सूरज की रोशनी चमड़ी पर पड़ती है तो खुद बन जाता है। लेकिन अगर किन्हीं को लीवर का प्रॉब्लम हो, स्किन का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो तो विटामिन डी नेचुरली उनके शरीर में बन नहीं पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में विटामिन डी का कैप्सूल आता है मार्केट में, वो टैबलेट के रूप में भी आता है और सैसे के रूप में भी आता है, तो आप उसको ले सकते हैं। वीकली लिया जाता है, लेकिन उसमें ध्यान देना होता है कि उसका एक्सेस भी जो है टॉक्सिक होता है, तो ज़्यादा लगातार नहीं लेना। 3 महीना लेकर के 1 महीना का ब्रेक दिए, फिर 3 महीना लिए, फिर 1 महीना का ब्रेक दिए, इस तरह से विटामिन डी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और दूसरे डाइट है, जब एस्टेब्लिश ऑस्टियोपोरोसिस है, डायग्नोसिस हो गया कि ये है, तो हमको उसमें अर्जेंसी रहता है, जल्दी ठीक करना होता है, तो विटामिन डी का इंजेक्शन के रूप में देते हैं। फिर एंटी ऑस्टियोपोरोटिक इंजेक्शंस भी आ गए हैं, वो दिया जाता है। टैबलेट्स हैं बिसफॉस्फोनेट वगैरह, उस सबको दिया जाता है। हार्मोन का भी आजकल आ गया है, फिर बायोलॉजिकल्स आ गए हैं, बहुत सारे दवाइयाँ हैं। तो जैसा डायग्नोसिस होता है और जैसा सिविरिटी होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग दवाइयाँ या इंजेक्टेबल्स या बायोलॉजिकल्स देते हैं। जी, तो ये सारे सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं। हाँ। अगर आपको इस तरह की दर्द हो रहा है। हाँ। सर आगे जानना चाहेंगे कि आमतौर पर देखा जाता है कि हर इंसान को दर्द है जी। हाँ, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा शरीर में किसी खास अंग में इसका असर होता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके पूरे शरीर को इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि ये ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन का कमजोर होना, और बोन तो आपका पूरा शरीर बोन से बना है, तो हर जगह दर्द करेगा जहाँ पर ज़्यादा लोड पड़ता है। जैसे कि आप ज़्यादा झुकते हैं, काम करते हैं, तो आपको कमर पकड़ेगा, सबसे पहले कमर में दर्द होगा।
उठना बैठना होता है, सीढ़ी चढ़ना होता है तो घुटनों में दर्द होगा, एड़ी में दर्द होगा और शरीर के हर अंग में दर्द होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कमर, ठेहुना और घुट्टी। अगर आप भार पड़ते हैं, हाथ पर भार लेते हैं तो कलाई में भी। तो ये सारा जब सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन्स हैं। हिप के आसपास में पेन होगा क्योंकि हिप बोन जो होता है बहुत जल्दी अफेक्ट होता है। तो कहते हैं कि सर बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है लोगों को नीज़ रिप्लेसमेंट की अगर बात करें कि ये एडवाइजेबल है, और अगर है तो किस स्टेज पर इसे कराना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग कि नीज़ रिप्लेसमेंट कराने पे ये सही नहीं होगा, तो क्या कुछ कराना चाहिए इसके बारे में? पहली बात तो है कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए नी रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता है। नी रिप्लेसमेंट जो है वो एक अलग बीमारी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ओके। उसमें घुटने का जोड़ जो है आपका घिस जाता है, उसका जो लुब्रिकेंट है वो ख़त्म हो जाता है, उसके अभाव में आपका घुटना जब चलता है तो आपको दर्द करता है जी। तो जब स्टेज 1 स्टेज 2 है, मतलब शुरुआत में है, तो आप एक्सरसाइज, दवाई, उससे आपका काम चल जाता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने से काम चल जाता है। लेकिन जब एडवांस स्टेज में होता है तो हम लोग को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ओके। तो क्या ये जो भी ऑस्टियोपोरोसिस और जो भी बीमारियां होती हैं, क्या ये जेनेटिक होती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस का जेनेटिक टेंडेंसी तो होता है, क्योंकि फैमिलियल भी हिस्ट्री रहता है कि जिनको उनके मदर को है, उनके फादर को है, तो उनके फैमिली में ये रहेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस, तो सावधानी बरतना पड़ता है थोड़ा। ओके। और जो स्पाइन से रिलेटेड खासकर जो स्लिप डिस्क होता है या साइटिका होता है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, बीमारी जो भी है, बहुत सारी बीमारियां प्रिवेंटेबल होती हैं जी। कम्युनिकेबल डिजीज छूट करके बाकी सब जो है प्रिवेंट कर सकते हैं आप जी। उसके रिस्क को कम किया जा सकता है जी। अब जैसे स्लिप डिस्क है, तो स्लिप डिस्क में क्या होता है कि रीढ़ की हड्डियों के बीच में डिस्क होता है जी। वो अगर स्लिप कर गया, नाम ही बता रहा है स्लिप डिस्क, स्लिप कर गया मतलब अपने पोजीशन से पीछे की ओर हट गया, तो पीछे से आपका स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट, नर्व रूट्स नीचे पैर की ओर जो जा रहा है वो जा रहा है। तो अगर स्लिप कर गया तो आपके उस नर्व रूट्स को प्रेस करेगा, और प्रेस करेगा तो ऊपर से लेकर नीचे तक तड़तड़ाने वाला दर्द, झुनझुनी, सुनापन पैरों में होगा, तो इसको स्लिप डिस्क कहते हैं। अचानक होता है तो ये पूरा बहुत तेज़ दर्द के साथ आपको कमर से लेकर पैर तक में दर्द शुरू हो जाता है। तो स्लिप डिस्क है तो उसका 2 तरह से इलाज होता है। एक कंजर्वेटिव है कि आप उसमें लेट करके रहें, एक्टिविटी को कम करें, और दूसरा जो होता है उसमें अगर नर्व सुनापन आ गया है या फिर पैर फुट ड्रॉप हो गया, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग उसको इमीडिएट सर्जरी करके डिस्क को हटा देते हैं वहाँ से। सर, हम तो बात हमने काफ़ी सारे की ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, हड्डियों की बीमारी के बारे में, इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। सर, आपके बारे में, आप एक डॉक्टर हैं और आपकी ज़िंदगी वैसे भी डॉक्टर्स की काफ़ी बिजी होती है, आमतौर पर वो पूरे जो होते हैं इलाज में ही उनका जाता है। ऐसे में आप अपने लाइफ को कैसे मेंटेन रखते हैं? आपकी लाइफस्टाइल क्या है? किस तरीके से खुद को फिट रखते हैं? मेरी लाइफ स्टाइल तो है कि बिजी तो काफ़ी रहता हूँ मैं। सुबह उठने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज नित्य कर्म से होने के बाद कोशिश करता हूँ कि 3 किलोमीटर तक आदमी थोड़ा सा अपना जो जॉगर है उसी पर वॉक कर लूँ, दौड़ लूँ। उसके बाद अपना शरीर को स्वस्थ रखने के साथ मन को स्वस्थ रखता हूँ। मन को स्वस्थ रखने के लिए हम आध्यात्मिक थोड़ा है, पूजा करते हैं। तो पूजा और ध्यान से हमारा मन स्वस्थ रहता है, और व्यायाम, कसरत और योगा से तन कसरत रहता है। उसके बाद अपना मॉर्निंग 8 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ऑपरेशन रहता है, सुबह में करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद फिर विभाग जाते हैं, विभाग से फिर आते हैं, फिर ओपीडी करते हैं, फिर दोपहर में खाना खाया, थोड़ा सा आराम किया, फिर ओपीडी देखते रहते हैं। रात में फिर हमारा लगभग 10-11 बजे डेली छूटना होता है। तो सुबह 8 से 11 का वर्किंग शेड्यूल है, और कभी टाइम मिल पाता है, कभी इमरजेंसी आ गया तो आपको सारा कार्यक्रम धरा का धरा रह जाता है, लेकिन इसी में अपना समय निकालते हैं, इसी तरह से फिट रहते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज सुबह में हो जाए, पूजा पाठ थोड़ा सा ध्यान हो जाए, और बाकी दिन भर तो काम कर ही रहे हैं। तो मतलब आपने बिल्कुल सही कहा सर कि डॉक्टर्स की जो लाइफस्टाइल होती है ना, वो मरीज़ों के इलाज में, आपने ओपीडी में आप पूरे टाइम, आप ज़्यादातर टाइम आप काम में आपका रहता है, उसके बावजूद आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। सर, इसके अलावा हम बात करेंगे, आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपकी चाहतों के बारे में बात करेंगे, आपकी हॉबीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ पसंद करते हैं आप आपके खाली समय में करना? खाली समय में तो अभी कुछ ऐसा नहीं करते हैं,
लेकिन जब खाली समय रहता था तो थोड़ा सा हॉबी में हम कविता लिखते थे, कहानियाँ लिखते हैं, ये हमारे हॉबी हैं। जी सर, और जब एक्टिव रहते थे तो क्रिकेट खेलते थे, ये मेरा था। लेकिन अब तो समय मिलता नहीं है, तो थोड़ा लिमिटेड ही अपना हॉबीज है जिसको हम लोग फुलफिल कर पाते हैं। बिल्कुल। तो सर, अगर आप यहाँ पे इतना कुछ आपने बताया ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में और हमने डिप्रेशन के बारे में बात की, तो क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? दर्शकों को कहेंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो सबसे श्रेष्ठ चीज़ है। स्वस्थ तन और मन ये दोनों रहना चाहिए, वही आपका असली धन है। अगर स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। इसलिए जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और बुलंद रहें। सर, आपका इतना आपने इंसाइट दिया, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हमारे दर्शकों को, आपका हमारे स्टूडियो में आना और इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।